आज जो हम टॉपिक करेंगे वो हम यहाँ पे डील करेंगे आपके पास मॉडर्न इंडिया में कि कैसे ब्रिटिश रूल जो था वो इंडिया में करते थे। दैट मीन्स यहाँ पे ब्रिटिश रूल के दो फेस आपके पास रहेंगे। फर्स्ट फेज जो था वो आपके पास था कंपनी रूल। दैट मीन्स यहाँ पे जो रूल कर रहा था वो ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही थी। एंड वहीं पे सेकंड फेज जो रहेगा वो आपके पास क्राउन रूल रहेगा। दैट मीन्स जो इंडिया में जो रूल किया जा रहा था वो किसके नाम पे किया जा रहा था? ब्रिटिश क्राउन के नाम पे किया जा रहा था। तो यहाँ पे आपके पास दो टाइम पीरियड रहते हैं जब कंपनी रूल 1773 से रिवोल्ट ऑफ 1857 तक जाएंगे। फिर 1857 से हम कहाँ पे जाएंगे? इंडिपेंडेंस तक जाएंगे 1947 तक। तो ये टॉपिक आज हमारा रहेगा, राइट। तो अब देखो थोड़ा सा हम बात करते हैं। अब यहाँ पे देखो, अगर हम ब्रिटिश रूल की बात करें तो हमने अभी बोला यहाँ पे आपको दो रूल मिलेंगे। एक आपके पास मिलेगा कंपनी रूल जहाँ पे कंपनी रूल कर रही थी, और एक आपके पास रहेगा क्राउन रूल। दैट मीन्स क्राउन के नाम पे रूल किया जाएगा। तो अब कंपनी रूल जो स्टार्ट होगा वो 1773 से स्टार्ट होगा, और वहीं पे ये एंड जाके हो जाएगा रिवोल्ट ऑफ 1857 पे। फिर 1857 के बाद जो है वो आपके पास कौन सा रूल स्टार्ट हो जाता है? क्राउन रूल, जो 1947 तक रहेगा, राइट। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं। अब देखो हुआ क्या था। यहाँ पे आपके पास क्या आएंगे? वेरियस एक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, जिसके थ्रू यहाँ पे रूल किया जा रहा था। तो अब हम चलते हैं इन्हीं की तरफ। सबसे पहला एक्ट जो हमें देखने को मिलता है, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। सबसे पहला एक्ट है 1773 में। अब देखो इस एक्ट के पीछे रीजन क्या था? कोई ना कोई रीजन जरूर होगा। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या हुआ, बाय देखो जैसे हम पीछे बैटल्स करी, बैटल ऑफ प्लासी, बक्सर, तो 1770 तक आते आते 1770 तक जो आपके पास ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी ये पूरी की पूरी बैंकरप्ट हो चुकी थी। बैंकरप्ट की अगर बात करूं तो इनके पास इनकी पूरी की पूरी कंपनी की जो ट्रेजरी थी वो पूरी की पूरी खाली हो चुकी। दैट मीन्स अब इनके पास इतना भी कैश नहीं था, इनके पास इतना भी मनी बैंक बैलेंस नहीं था कि ये क्या कर पाए, अपने कंपनी सर्वेंट्स को पे कर पाए। उनकी सैलरी पे तक करने के पैसे नहीं थे किसके पास? इस कंपनी के पास, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। तो यहां पे क्या होगा, अब कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, अब कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जाके मिलेंगे कहां? किसके मतलब किससे जाके मिलेंगे? जो उस टाइम पे ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे, लॉर्ड नॉर्थ। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर से जाके मिले और उनको उन्होंने बताया कि सर हमारे साथ ऐसा हो चुका है, अब हमारे पास बैंक बैलेंस भी नहीं है कि हम अपने एम्प्लॉयज को सैलरी दे पाए। तो हम आपसे यहाँ पे गुहार लगा रहे हैं, हम आपसे मदद चाहते हैं कि प्लीज आप कंट्री के बैंक्स को बोलो कि आप वो हमें लोन पे कर दें। अब लॉर्ड नॉर्थ तो वैसे ही परेशान था क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी जब फॉर्म हुई थी तो इनको एक चार्टर ग्रांट किया गया था बाय द, मतलब कि यहाँ पे क्राउन द्वारा जो है उनको चार्टर ग्रांट किया गया था जिसके थ्रू इनको ट्रेड प्रिविलेजेस दी गई थी। तो अल्टीमेटली यहाँ पे पार्लियामेंट तो इंटरफेयर कर नहीं सकती थी इनके मैटर में। अब लॉर्ड नॉर्थ और ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट थी वो तो पहले ही चाहती थी कि कैसे ना कैसे हम जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स को मैनेज करें, बोथ इन इंडिया एज वेल एज इन ब्रिटेन। वो तो पहले से ही चाहते थे। तो अल्टीमेटली अब ये अपॉर्चुनिटी मिल गई, जैसे ही इन्होंने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने अप्रोच किया लॉर्ड नॉर्थ को और बोला कि आप बैंक्स को बोलो और हमें लोन ग्रांट कर दे, तो लॉर्ड नॉर्थ ने बोला कोई बात नहीं, मैं आपके मैटर को कंसर्न करता हूं और उसके बाद मैं आपको अपना जवाब बताऊंगा। तो इसके बाद लॉर्ड नॉर्थ ने क्या किया? लॉर्ड नॉर्थ ने क्या किया, अपनी पार्लियामेंट से, जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट थी,
उसके मेंबर्स को सिलेक्ट किया, उनके कुछ मेंबर्स को सिलेक्ट किया और एक कमेटी जो है वो अपॉइंट कर दी, जिसको सिलेक्ट कमेटी भी हम बोल सकते हैं। एक कमेटी अपॉइंट करी। अब इस सिलेक्ट कमेटी जो अपॉइंट की गई बाय द लॉर्ड नॉर्थ, इसको क्या फंक्शन यहाँ पे अलॉट किया, बोला तुम्हारा काम क्या है, तुम्हें क्या करना है, लुकआउट करना है। किस पे लुकआउट करना है, जो कंपनी के अफेयर्स हैं इन इंडिया एज वेल एज इन ब्रिटेन, इंडिया एंड ब्रिटेन में, राइट। जो कंपनी के अफेयर्स है इंडिया एंड ब्रिटेन में, आपको क्या करना है, उनको लुकआउट करना है, राइट। और बोला, और उसके बाद आप एक रिपोर्ट प्रिपेयर करो और वो रिपोर्ट मेरे को सबमिट करो। अब ये जो अपॉइंट कमेटी थी, इन्होंने दैट मींस लुकआउट किया और इन्होंने यहाँ पे देखा कि क्या यहाँ पे लूप होल्स है कंपनी की एडमिनिस्ट्रेशन में, बोथ इन इंडिया एंड ब्रिटेन, ठीक है, और उन लूप होल्स को कैसे हम रिमूव कर सकते हैं। तो उसके बेसिस पे इन्होंने अपनी तरफ से एक सजेशन दी, दैट मींस एक रिपोर्ट प्रिपेयर करी, ठीक है, और वो रिपोर्ट जो है वो सबमिट कर दी किसको, लॉर्ड नॉर्थ को। फिर लॉर्ड नॉर्थ ने क्या किया, इसी रिपोर्ट के बेसिस पे, अब लॉर्ड नॉर्थ ने क्या किया, इस रिपोर्ट जो ये सिलेक्ट कमेटी ने रिपोर्ट सबमिट करी, इस रिपोर्ट के बेसिस पे क्या किया, एक बिल जो है प्रपोज कर दिया अपनी पार्लियामेंट में। एक बिल जो है वो प्रपोज किया पार्लियामेंट में, राइट। और जो कब प्रपोज किया, ऑन 18 मई 1773 को। किस, कौन सी रिपोर्ट के बेसिस पे, जो इस कमेटी ने रिपोर्ट जो है प्रिपेयर करी थी, उसके बेसिस पे एक बिल प्रिपेयर किया, फिर उसको प्रपोज किया पार्लियामेंट में ऑन 18 मई 1773 को। जब ये बिल पास हो गया तो इस बिल को नाम दे दिया गया रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। देखो इसका नाम ही रेगुलेटिंग एक्ट क्यों पड़ गया, क्योंकि इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो था, इस एक्ट का जो मेन ऑब्जेक्टिव था कि हमें क्या करना है, रेगुलेट करना है द अफेयर्स ऑफ कंपनी इन बोथ, जो हमने पहले भी बात करी, इंडिया एज वेल एज इंग्लैंड। डन, ये बात क्लियर हुई। हाँ जी सर। ओके, अब थोड़ा सा देखते हैं। देखो जब 1773 में ये रेगुलेटिंग एक्ट आया, अभी जाएंगे इसके प्रोविजन पे कि क्या प्रोविजन यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए गए। तो अब यहाँ पे देखो, बिफोर 1773 मतलब रेगुलेटिंग एक्ट से पहले, ये चेंजेस जो इंग्लैंड में की गई, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी में की गई, जो कंपनी की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, वो दो ग्रुप्स द्वारा की जाती थी। यहाँ पे दो इंस्टीट्यूशंस थे इंग्लैंड में जो कंपनी की एडमिनिस्ट्रेशन करते थे। एक ग्रुप था जिसको बोला जाता था कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स, एंड सेकंड इज योर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ये दो ग्रुप थे, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। अब देखो यहां पे ये जो सीओपी था और सीओटी, तो सीओपी जो थे ये थे आपके पास शेयर होल्डर, मतलब चाहे उनके पास, सिंपल सी बात बोल रहे हैं हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेके, कि चाहे उनके पास 1 रुपए का शेयर था, चाहे 10 रुपए के शेयर थे, चाहे उनके पास 50 शेयर थे, चाहे उनके पास 100 रुपए के शेयर थे, डजेंट मैटर, ठीक है, बस वो शेयर होल्डर थे कंपनी का, उनके पास चाहे 1.1% शेयर था, चाहे 10% शेयर था, चाहे 2% शेयर था, चाहे 5% शेयर था, उनको बोल दिया जाएगा कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स। अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स थे 24। अब ये जो 24 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे,
ये जो क्या होते थे, इलेक्टेड होते थे। ये 24 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो होते थे इलेक्टेड होते थे, बट इनको इलेक्ट कौन करता था? सीओपी, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स से इनको इलेक्ट किया जाता था। अब कैसे इलेक्ट किया जाता था? अब यहां पे बोला गया कि जितने भी मतलब एनी शेयर होल्डर, इलेक्ट कैसे होगा कि मतलब कोई भी शेयर होल्डर, चाहे उसके पास 1.1% शेयर है, चाहे उसके पास 10% शेयर है, डजेंट मैटर, बस उसके पास शेयर होना चाहिए। ठीक है। अब बोला एनी शेयर होल्डर जो होल्ड करेगा शेयर वर्थ ₹500, मतलब अब देखो शेयर होल्डर, अब बोला उस शेयर होल्डर में किसी भी पर्सन के पास, कोई भी शेयर होल्डर जो है जिसके पास £500 के शेयर होंगे। अब बात याद रखना, एनी शेयर होल्डर जिसके पास मतलब £500 के शेयर है या उससे ज्यादा है। ठीक है। अब ये नहीं बात कर रहे कि 1 रुपया या 5 रुपए, मान लो 1 पाउंड या 10 पाउंड का भी हो सकता है, 20 पाउंड का भी हो सकता है, बट यहाँ पे बात बोल दी कि जो भी शेयर होल्डर जिसके पास 500 पाउंड के शेयर है वो क्या होगा? वो वोट करने के लिए एलिजिबल है। एलिजिबल है फॉर वोट, किसमें? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के इलेक्शंस में। कौन वोट करेगा? जिस शेयर होल्डर के पास 500 पाउंड के शेयर होंगे या उससे ज्यादा। क्लियर? ये बात क्लियर हुई? जी। साहिल बात क्लियर हुई ना? फिर से समझ लो हाँ कि जी। मतलब देखो, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के लिए 24 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होंगे जो सारे इलेक्टेड होंगे। कहां से होंगे? सीओपी से। बट यहाँ पे क्वालिफिकेशन रख दी कि कोई भी शेयर होल्डर जिसके पास 500 पाउंड या उससे ज्यादा के शेयर है, मतलब इतना अमाउंट के शेयर तो होने चाहिए, वो एलिजिबल होगा वोटिंग के लिए। और बोला कोई भी शेयर होल्डर जो 100 पाउंड के बर्थ के शेयर उसके पास होंगे। ठीक है। 100 हाँ जी सर। पाउंड्स के वर्थ के शेयर अगर उसके पास होंगे तो वो क्या होगा? एलिजिबल होगा किसके लिए? टू द इलेक्शन के लिए। बात क्लियर हुई? हाँ जी सर। इलेक्शन टू द सीओडी, मतलब यहां पे देखो, जो इलेक्शन में कौन खड़ा हो सकता है, मतलब इलेक्शन कौन कंटेस्ट कर सकता है? जिसके पास 100 पाउंड या उससे ज्यादा के शेयर है। बट इनके लिए वोट कौन करेगा? वोट सिर्फ वही कर सकता है जिसके पास 500 पाउंड या उससे ज्यादा के शेयर है। मान लो अब किसी पर्सन के पास 120 पाउंड के शेयर थे, लेट से मेरे पास, मैं मान के चलता हूं कि मेरे पास जो है वो 120 पाउंड के शेयर थे। ठीक है। अब मेरे पास 120 पाउंड के शेयर थे, मैं इलेक्शन में खड़ा तो हो गया, बट मैं अपने आप को वोट नहीं कर सकता। वोट क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मैं एलिजिबल नहीं हूं वोटिंग के लिए। जो वोटिंग के लिए क्राइटेरिया था वो 500 पाउंड का क्राइटेरिया था। ये कब की बात कर रहे हैं? जब रेगुलेटिंग एक्ट 1773 नहीं आया। ठीक है। उससे पहले ऐसे चलता था। ठीक है। ये बात क्लियर हुई? ठीक है। अब हाँ जी जैसे सर। ही रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 आया तो यहाँ पे क्या चेंजेस की गई? अब यहाँ पे क्या चेंजेस की गई? तो ये क्वालिफिकेशन जो थी, ये जो आपके पास वोटिंग और इलेक्शन की क्वालिफिकेशन जो रखी गई, अब ये क्वालिफिकेशन जो है वो रेस कर दी गई। तो बोला अब कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स के लिए जो आपके पास रखा कि 1000 पाउंड का शेयर होना चाहिए, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? 2000 पाउंड का शेयर होना चाहिए। ठीक है। राइट? तो ये हाँ जी। यहाँ पे इन्होंने ये बात बोली। क्लियर? हाँ जी। चलो, तो ये बात हुई। ये चेंजेस किए गए कहां पे? ब्रिटेन में। अब बात करते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंडर जो मेन प्रोविजंस थे रिलेटेड टू इंडिया,
इंडिया से रिलेटेड कौन से प्रोविजन। ठीक है, अब देखो जब हमने ये बैटल्स देखी तो हमने एक बात नोटिस की, यहाँ पे इंडिया में मेनली 3 प्रोविंसेस थी ब्रिटेन की, जिन पे इन्होंने अपना होल्ड एस्टेब्लिश किया। बंगाल पे, बंगाल, मद्रास पे एंड बॉम्बे। बॉम्बे पे, ये 3 प्रोविंसेस। अब 17 जब इस कमेटी ने ना, ये जो सिलेक्ट कमेटी बनी, जब इसने सारा सर्वे किया, लुकआउट किया, इसने देखा ये तीनों की तीनों प्रोविंसेस क्या है, इंडिपेंडेंट है। मतलब ये अपना इंडिपेंडेंटली काम कर रही है, राइट। मतलब ये एक दूसरे के साथ इंटर रिलेट है ही नहीं, ये इंडिपेंडेंटली काम कर रही है, एक दूसरे को मानती नहीं है। ठीक है, जब जिसको जरूरत पड़ती है तो मतलब कि ऐसा होता है कि अगर कोई हेल्प मांगेगा तभी ये हेल्प के लिए आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे, राइट। तो यहाँ पे देखो फिर बोला कि हमें क्या चाहिए, यहाँ पे सबसे पहले क्या चाहिए, एक इंटीग्रेटेड सिस्टम चाहिए। इंटीग्रेटेड सिस्टम क्या चाहिए कि अल्टीमेटली जो ये क्या करे, एक दूसरे को डायरेक्टली रिलेट हो। पहले क्या था, ये सीधा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को, इंडिपेंडेंटली कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को क्या करती थी, रिपोर्ट करती थी, कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। बोला अब तीनों अलग अलग से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को क्या कर रही हैं, डील कर रही हैं, रिपोर्ट कर रही हैं, तो क्या करो, एक इंटीग्रेटेड सिस्टम जो है वो एस्टेब्लिश कर दो, कि इनको क्या कर दो, एक दूसरे पे डिपेंडेंट कर दो। एक दूसरे पे डिपेंडेंट भी नहीं, मतलब कि इनको क्या कर दो, एक को सुपीरियर बना दो और दूसरों को बोल दो कि आपको क्या करना है, इसको रिपोर्ट करना है। उस टाइम पे जो सबसे पावरफुल और सबसे बड़ी प्रोविंस जो थी वो थी बंगाल। तो बंगाल को क्या कर दिया, अब सबका इनका मतलब हेड बना दिया। ठीक है, दैट मीन्स कि अब जो है बंगाल जो होगा, ठीक है, बंगाल जो है इनका सबका, बंगाल प्रेसिडेंसी जो है वो सबसे बड़ी बन गई। और ये जो आपके पास बॉम्बे एंड मद्रास बच गई, वो इसकी सबऑर्डिनेट बना दी, किसकी, बंगाल की, राइट। बंगाल प्रेसिडेंसी को हेड बना दिया, जैसे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है दिल्ली में, और बंगाल, हाँ जी, बॉम्बे और मद्रास जो है वो इसकी सबऑर्डिनेट बना दी। मतलब बॉम्बे और मद्रास को अब किसको रिपोर्ट करना है, बंगाल प्रेसिडेंसी को रिपोर्ट करना है। अब बंगाल जो करेगी, बंगाल किसको रिपोर्ट करेगी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को रिपोर्ट करेगी। तो देखो यहां पे क्या था, सबसे पहले क्या होता था, इससे पहले हर एक प्रोविंस का एक एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता था, उस हेड को क्या बोला जाता था, गवर्नर। फॉर एग्जांपल गवर्नर ऑफ बॉम्बे, गवर्नर ऑफ बंगाल एंड गवर्नर ऑफ मद्रास। तो बोला अब देखो गवर्नर ऑफ बॉम्बे तो रहेगा ही रहेगा, गवर्नर ऑफ मद्रास तो रहेगा ही रहेगा ना, बट बंगाल को जब हाँ जी, सुपीरियर बना दिया, दैट मींस बंगाल, बॉम्बे और मद्रास प्रोविंस को क्या किया, सब ऑर्डिनेट बना दिया किसका, बंगाल प्रोविंस का। तो अल्टीमेटली इसका जो हेड होगा वो, उसकी डेजिग्नेशन थोड़ी सी ये सुपीरियर होगा, इन दोनों का ऑफिसर होगा। तो इसको नाम दे दिया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ये बात क्लियर हुई। हाँ जी सर। मतलब जो गवर्नर ऑफ बंगाल था, अब उसकी डेजिग्नेशन चेंज कर दी, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो था वो हेड था गवर्नर ऑफ बॉम्बे का एंड गवर्नर ऑफ मद्रास का, मतलब सबका हेड था। तो अब फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो थे वो कौन थे आपके पास, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। ये बात क्लियर हुई। हाँ जी सर, हाँ जी। चलो ठीक है, तो यहां पे अगर मैं सीधी सी बात करूं, तो यहां पे क्या किया गया था, इसके थ्रू एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम जो है वो एस्टेब्लिश किया, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम वाज एस्टेब्लिश्ड। तो एक बात ये भी याद रखना। अब सेकंड बात करते हैं। अब बोला गया, सेकंड इन्होंने क्या बोला रिपोर्ट में, इन्होंने बोला कि यहाँ पे सबसे ज्यादा दिक्कत क्या है, करप्शन की, कि जो कंपनी के सर्वेंट्स हैं उन पे कोई प्रॉपर चेक नहीं, और वो क्या करते हैं, तो करप्ट प्रैक्टिसेस यहाँ पे फॉलो की जाती है। चाहे वो गवर्नर है, चाहे कोई भी ऑफिशियल है, कमांडर इन चीफ है, कोई भी है, वो सारे क्या करते हैं, यहाँ पे करप्शन करते हैं। तो अब रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के थ्रू क्या बोला गया,
कि यहाँ पे क्या होगा, अब जो बंगाल प्रेसिडेंसी और जो बंगाल प्रोविंस है, जिसके जो हेड है, जिसको हमने क्या बोल दिया, गवर्नर जनरल, जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होगा प्रोविंसेस का, बोला ये खुद डिसीजन नहीं लेगा, हिमसेल्फ खुद डिसीजन नहीं लेगा। अब क्या किया जाएगा, इसको हम एक क्या कर रहे हैं, एग्जीक्यूटिव काउंसिल प्रोवाइड कर रहे हैं। अब देखो एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मतलब, इसका पर्पस क्या था कि ये काउंसिल जो है वो क्या करेगी, इसको असिस्ट करेगी इन इज एग्जीक्यूटिव फंक्शंस में, कि कैसे एग्जीक्यूटिव फंक्शन करना है, वो उसके लिए असिस्ट करेगी। असिस्ट कैसे करेगी, बोला ये जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी, इसमें आपके पास कितने मेंबर्स होंगे टोटल, आपके पास 5 मेंबर्स होंगे। 5 मेंबर्स कैसे होंगे, एक तो गवर्नर जनरल इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर होगा, प्लस 4, मतलब यहाँ पे एक तो आ गया गवर्नर जनरल, एंड हाँ जी सर। सेकंड जो है मतलब, और जो 4 जो होंगे, जिनको बोला जाएगा प्राइवेट काउंसलर्स, अदर काउंसलर्स होंगे, राइट। अब ये जो, अब देखो बोला ये जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है यही डिसीजन लेगी कि कैसे यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन कर दिया, सारे एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस यही परफॉर्म करेंगी। तो यहाँ पे ये जो होगा, ये मतलब कैसे काम करेगी, तो ये मतलब यहाँ पे जो डिसीजन जो लिया जाएगा, बोला वो मेजोरिटी से डिसीजन लिया जाएगा, कि जो बोला जैसे पार्लियामेंट में मेजोरिटी से डिसीजन लिया जाता है, तो ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी मेजोरिटी से डिसीजन लेगी। कैसे, बोला कि अगर कोई भी यहाँ पे फंक्शन परफॉर्म करना है, मान लो किसी के साथ वॉर करनी है, बंगाल ने बोला कि हमें क्या करना है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बोलती है कि हमें क्या करना है, मराठास के साथ वॉर करना है, तो यहाँ पे वॉर करना है तो गवर्नर जनरल की परमिशन लेनी पड़ेगी। अब गवर्नर जनरल खुद डिसाइड नहीं करेगा, गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग बैठेगी, अब इस मीटिंग में डिसाइड किया जाएगा कि ये वॉर को परमिशन देनी है कि नहीं देनी है। तो कैसे, यहाँ पे क्या होगा, मेजोरिटी से डिसीजन लिया जाएगा, मतलब ये जो 4 प्राइवेट काउंसलर्स है ये वोट करेंगे, सबसे पहले ये वोट करेंगे, ये परमिशन करेंगे। मान लो यहाँ पे डिसीजन आ गया 2/2 का, 2:2 में, अगर एक देखो, 2 केसेस हो सकते हैं, या तो मेजोरिटी से डिसीजन आ गया, या तो हम मान के चलते 3:1 में डिसीजन आ गया, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, जो मेजोरिटी में डिसीजन था वो हो जाएगा। अब यहाँ पे हो गया टाई 2/2 का, तो यहाँ पे लास्ट वोट जो होगी, लास्ट कास्टिंग वोट किसकी होगी, यहाँ पे लास्ट डिसीजन किसका होगा, वो गवर्नर जनरल का होगा। अगर गवर्नर जनरल ने यस बोल दिया तो मतलब उसके फेवर में चला जाएगा, नो बोल दिया तो नो के फेवर में चला जाएगा, मतलब जिस भी फेवर में बोलेगा फिर वो डिसीजन होगा, राइट। हाँ ये जी। बात क्लियर हुई। तो ऐसे ही हाँ यहाँ जी। पे डिसीजन लिया जाता था, ठीक है। साहिल ये बात क्लियर हुई। हाँ जी सर। हाँ। तो यहाँ पे देखो, ये जो डिसीजन होता था ना इस काउंसिल का, ये बाइंड होता था, बाइंडेड होता था किस पे, गवर्नर जनरल पे, इसको इसके अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ता था। अब ये जो 4 काउंसिलर्स होते थे, ये जो थे आपके पास, ये मतलब कहाँ से भेजे जाते थे, ये सर्वेंट नहीं होते थे कंपनी से, बट ये इंग्लैंड से ही होते थे, बट ये कंपनी के सर्वेंट नहीं थे, ठीक है। तो इनको जनरली नॉमिनेट किया जाता था बाय द, किसके द्वारा, क्राउन द्वारा और पार्लियामेंट द्वारा जो है इनको अपॉइंट किया जाता था, ठीक है। नॉमिनेट हाँ नहीं जी। करेंगे, अपॉइंट करेंगे, राइट। तो यहाँ पे अब देखो, ये जो है मतलब गवर्नर जनरल, ये जो इसके पास इस काउंसिल का, एग्जीक्यूटिव काउंसिल का जो टोटल टेन्योर था, इसका टोटल टेन्योर होता था 5 इयर्स, ठीक है। और यहाँ पे मतलब 5 इयर्स का टेन्योर होता था, और अगर देखो जैसे मीटिंग होनी है, तो ये मीटिंग जो है 3 कोरम, मतलब 3 मेंबर जो थे वो फॉर्म करते थे कोरम। कोरम समझते हो, साहिल कोरम का पता है क्या होता है? नहीं सर। कोरम मतलब कि मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ मीटिंग, कितने मिनिमम मेंबर चाहिए किसी मीटिंग को स्टार्ट करने के लिए। अब देखो टोटल 5 मेंबर्स से, तो यहाँ पे 3 मेंबर जो है वो कोरम फॉर्म करते थे, जिसमें से एक गवर्नर जनरल होता था एंड 2 अदर प्राइवेट काउंसिलर्स। अगर इतने मेंबर्स प्रेजेंट होंगे तभी वो मीटिंग स्टार्ट होगी, अदरवाइज नहीं होगी, ठीक है। तो जिसको बोलते हैं कोरम, कोरम ये होता है कि जितने मिनिमम मेंबर्स तो रिक्वायर्ड होते हैं इस मीटिंग को स्टार्ट करने के लिए,
ठीक है, ठीक तो है। एक हाँ चेंज जी। तो ये किया गया, ये बात क्लियर हुई, हाँ जी। इतनी बात क्लियर हुई मेरे भाई। हाँ जी। हाँ जी। हाँ, अब देखो मैंने क्या बोला कि जब इन्होंने रिपोर्ट प्रिपेयर करी तो इन्होंने बोला कि कंपनी के जो सर्वेंट्स हैं वो करप्शन प्रैक्टिसेस करते हैं, करप्ट प्रैक्टिसेस करते हैं। अब हमने एक और बात करी थी कि बैटल ऑफ बक्सर जो हुई, जिसका एक मेन इमीडिएट कॉज जो था वो क्या था, जो आपके पास क्या हो रहा था, मिसयूज हो रहा था दस्तक का, राइट, वही बात करी थी। तो अब रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के थ्रू यहाँ पे एक प्रोविजन इंसर्ट किया गया, और उस प्रोविजन में क्या बोला गया कि अब इस मतलब जितने भी कंपनी के सर्वेंट्स हैं उनको प्रोहिबिट कर दिया गया। अब प्रोविजन के अकॉर्डिंग कंपनी के सर्वेंट्स को क्या कर दिया गया, प्रोहिबिट कर दिया गया। प्रोहिबिटेड क्यों कर दिया गया, उनको बोला गया कि अब आप क्या नहीं कर सकते, किसी भी इंडल्ज प्रैक्टिसेस में, दैट मीन्स किसी भी इमोरल प्रैक्टिसेस में, नॉट इंडल्ज का मतलब होता है कि इसमें इन्वॉल्व होना, इंडल्ज नहीं हो सकते किसी भी इमोरल प्रैक्टिसेस में, दैट मीन्स आप कोई भी करप्ट प्रैक्टिसेस नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल दैट मीन्स इनको सीधी सी बात बोल दी गई कि अब हम क्या कर रहे हैं, आपको प्रॉपरली रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। प्रॉपरली किसके लिए रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि अब कोई भी कंपनी का सर्वेंट जो है वो प्राइवेट ट्रेड नहीं करेगा। मतलब रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू अब प्राइवेट ट्रेड जो किया जाता था बाय द कंपनी सर्वेंट, उसको भी क्या कर दिया, बैन कर दिया, रेस्ट्रिक्ट लगा दिया, रेस्ट्रिक्शन लगा दिया। ये बात क्लियर? हाँ जी सर। हाँ, चलो अब इसमें और क्या चेंज किया गया। अब इन्होंने अपनी रिपोर्ट में एक और क्या बात वहां पे मेंशन करी, इन्होंने बोला कि सर जो हमने वहां पे देखा है तो हमें क्या लगा कि यहाँ पे इंडिया में क्या है, एक लैक ऑफ जुडिशियल सिस्टम है, कि जुडिशियल सिस्टम का क्या है वहां पे लैक है, कि कोई भी वहां पे इंडिपेंडेंट जुडिशियल बॉडी नहीं है जो वहां पे जस्टिस दे सके। इंडिपेंडेंट जुडिशियल बॉडी की क्या है, अब्सेंस है, राइट, तो ये बात बोली। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, अब रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के अंदर यहाँ पे एक प्रोविजन इंसर्ट किया गया कि जिसमें क्या बोला गया कि यहाँ पे क्या किया जाएगा, एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल बॉडी जो है वो एस्टेब्लिश की जाएगी। और फिर रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के अंडर जो इंडिपेंडेंट जुडिशियल बॉडी की बात करी गई थी, तो यहाँ पे एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकटा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकटा जो है वो एस्टेब्लिश किया गया इन 1774 में, कैलकटा में एस्टेब्लिश किया गया, ठीक है। और यहाँ पे जब इसको एस्टेब्लिश किया गया तो ये इसके टोटल कितने आपके पास जजेस थे, टोटल आपके पास 4 जजेस थे। 4 जजेस में से एक थे आपके पास सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सॉरी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोल लो, मतलब जो चीफ जज थे सुप्रीम कोर्ट के, नॉट सीजीआई, चीफ जज। एंड यहाँ पे बोलेंगे 3 अदर जजेस थे, एंड 3 अदर जजेस। और जो चीफ जज बने थे वो फर्स्ट चीफ जज जो थे सर एलिजा इम्फे वाज द फर्स्ट जज। एलिजा इम्फे जो थे वो फर्स्ट जज थे आपके पास, राइट, तो ये बात भी हुई। ये बात क्लियर? हाँ जी सर। अब देखो जब ये सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश किया गया तो इसी के साथ जो आपके पास, देखो ये तो बंगाल में एस्टेब्लिश किया गया, हाँ जी। हाँ जी। इसी के साथ जो आपके पास बॉम्बे एंड मद्रास प्रोविंसेस थी वहां पे प्रोविंशियल कोर्ट एस्टेब्लिश किए गए, वहां पे प्रोविंशियल कोर्ट जो थे वो एस्टेब्लिश किए गए। तो देखो यहाँ पे जो ये सुप्रीम कोर्ट था इसकी ज्यूरिडिक्शन जो थी वो सिविल एंड क्रिमिनल ज्यूरिडिक्शन के साथ डील करता था,
सिविल केसेस भी डील कर सकता था, क्रिमिनल केसेस भी डील कर सकता था। ऐसा कुछ नहीं था कि सिर्फ सिविल केसेस के साथ ही डील करेगा, नहीं, सिविल और क्रिमिनल दोनों केसेस के साथ डील कर सकता था। अब देखो यहाँ पे एक बात और बोली गई इसी एक्ट के अंदर, बोला कि ये जो सुप्रीम कोर्ट या जो इंडिपेंडेंट जुडिशियल बॉडी जो एस्टेब्लिश की जाएगी, ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकाटा जब एस्टेब्लिश किया गया तो बोला गया इसका डिसीजन जो होगा वो फाइनल होगा, बट इसके डिसीजन को आप चैलेंज कर सकते हो। क्योंकि देखो अगर हम बात करें, अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट है, अब सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को या तो आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर लो या और किसके पास चैलेंज कर सकते हो, सिर्फ फिर आप जा सकते हो किसके पास, प्रेसिडेंट के पास। ठीक है, प्रेसिडेंट के पास पावर है और किसी के पास पावर नहीं है। तो यहाँ पे बोला गया कि इस सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को आप चैलेंज कर सकते हो, बट इसका जो चैलेंज जो किया जाएगा वो आप कहां पे कर सकते हो, ओनली द किंग इन काउंसिल। किंग इन काउंसिल का मतलब जैसे हमारे पास गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बात करी हमने, जैसे जैसे हमने गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बात करी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं गवर्नर जनरल इन काउंसिल, राइट। तो उसी तरह से किंग एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी लंदन में, जिसको बोला जाता था किंग इन काउंसिल, राइट। तो अब ये याद रखना, इस सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होगा उसको कहां पे चैलेंज किया जाएगा, किंग एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, लंदन में, राइट। ठीक है। चलो, इसके बाद देखो जब ये रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 आया, फिर जब इसको इंप्लीमेंट किया गया 1773 में, जब इसको इंप्लीमेंट किया गया, फिर थोड़े टाइम में हमें लगा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स रह गए, कुछ ना कुछ कमियां हमारे पास रह गई हैं, जिसको हमें सुधारने की जरूरत है इस रेगुलेटिंग एक्ट के अंडर। क्योंकि फर्स्ट टाइम ट्रायल किया तो ट्रायल में हमेशा कहीं ना कोई गलती रह जाती है, तो उसको इंप्रूव करना था। तो उसको इंप्रूव करने के लिए यहाँ पे एक और एक्ट आया जिसको नाम दिया गया अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781, इसको एक और नाम से जाना जाता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट, क्योंकि जिसका पर्पस क्या था, सेटल करना था यहाँ पे किसको, जो डिफेक्ट्स थे रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, उनको हमें क्या करना था, रेक्टिफाई करना था और सेटल करना था, जिसके लिए ये अमेंडिंग एक्ट आया। तो इस एक्ट के अंदर अब क्या चेंजेस किए गए, क्या प्रोविजन आया, देखो ये जो प्रोविजन जब आएंगे ना, तो ये देखना, ये जो सेटलमेंट की गई ना सिर्फ जुडिशियल केस में की गई, और कहीं पे कोई चेंजेस नहीं की गई, सिर्फ जुडिशियल केसेस में यहाँ पे, मतलब जुडिशियल के टर्म्स में यहाँ पे क्या किया गया, अमेंडिंग की गई। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या बोला कि हम क्या कर रहे हैं, जो ये ज्यूरिडिक्शन जो है सुप्रीम कोर्ट की, जो एस्टेब्लिश किया गया कैलकाटा में, ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, उससे हम क्या कर रहे हैं, एक्सक्लूड कर रहे हैं किसको, जो आपके पास गवर्नर जनरल है, और गवर्नर जनरल है उसकी काउंसिल है, मतलब उसके काउंसिल के मेंबर्स को, एंड आल्सो द सर्वेंट्स, जो कंपनी के सर्वेंट्स हैं, उनको एक्सक्लूड किया जा रहा है फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट ज्यूरिडिक्शन से। किस केस में एक्सक्लूड किया जाएगा, उन केसेस में जो एक्ट डन किए गए हैं बाय देम इन देयर ऑफिशियल कैपेसिटी, मतलब जो इन्होंने ऑफिशियल फंक्शंस ऑफिस के टाइम पे ऑफिशियल पर्पसेस के लिए जो भी एक्ट इन्होंने डन किए हैं, उनको क्या किया जा रहा है, एक्सक्लूड किया जा रहा है फ्रॉम द ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। बट हाँ, अगर कोई इन्होंने पर्सनल एक्ट किया है, पर्सनल कैपेसिटी पे कोई एक्ट किया है, तो वो एक्सक्लूड नहीं होगा, सिर्फ जो ऑफिशियल कैपेसिटी के लिए इन्होंने जो एक्ट किया है उसको एक्सक्लूड किया जा रहा है फ्रॉम द ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो होता क्या था, ये जो भी जुडिशियल मतलब ऑफिशियल पर्पसेस के लिए कोई भी एक्ट करते थे, तो जाके लोग क्या करते थे, उसको चैलेंज कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट में। तो यहाँ पे ना कंपनी जो थी ये मतलब
बेटर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर पा रही थी, बेटर एडमिनिस्ट्रेशन तो क्यों बोलेंगे, बट एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर पा रही थी अच्छे से, तो यहाँ पे फिर इसको चेंज कर दिया। बोला ठीक है, अगर ये ऑफिशियल कैपेसिटी में कोई भी एक्ट करते हैं उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते, बट हाँ अगर कोई पर्सनल कैपेसिटी में आपके साथ ये कोई गलत काम करते हैं तो उसको आप चैलेंज कर दो। ये बात इन्होंने बोल दी। क्लियर बात? हाँ जी सर। सेकंड इन्होंने क्या बोला, तो बोला कि यहाँ पे हम साथ में क्या कर रहे हैं, मतलब देखो जुडिशियल मैटर से ही इन्होंने क्या किया इसमें, इस एक्ट में मेनली जो डील किया वो जुडिशियल जो जुरिडिक्शन थी उसके साथ ही डील किया, मतलब एक्सक्लूड कर रहे थे। अब सेकंड यहाँ पे क्या एक्सक्लूजन हुआ, एक्सक्लूड कर दिया जितने भी रेवेन्यू मैटर्स थे, जो भी रेवेन्यू मैटर्स, ठीक है, एंड द मैटर जो अराइज होते थे इन कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, ठीक है, उनको एक्सक्लूड कर दिया किससे, सुप्रीम कोर्ट ज्यूरिडिक्शन से। मतलब रेवेन्यू से रिलेटेड जो भी मैटर थे, चाहे रेवेन्यू कलेक्ट करने के केस में हो, चाहे कोई रेवेन्यू ज्यादा बढ़ा दिया इन्होंने या कम कर दिया, ठीक है, वैसे कम करने के केस में क्यों करेंगे, या रेवेन्यू ज्यादा कर दिया, तो उस केस को भी क्या कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया किससे, सुप्रीम कोर्ट ज्यूरिडिक्शन से, राइट। हाँ जी। बट यहां पे देखो ना, एक जगह पे सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिडिक्शन जो थी उसको क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया। एक जगह पे सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिडिक्शन एक्सटेंड हुई, वो किस पे हुई, मतलब एक्सटेंड की गई जितने भी इनहेबिटेंट्स है, इनहेबिटेंट्स ऑफ कैलकाटा, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिडिक्शन को एक्सटेंड कर दिया गया टू ऑल इनहेबिटेंट्स ऑफ कैलकाटा, ठीक है। और यहाँ पे देखो ऑल इनहेबिटेंट्स ऑफ कैलकाटा, मतलब अब जितने भी कैलकाटा के लोग थे उन पे क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट ट्रायल कर सकता है, और वो जाके मतलब वो इनहेबिटेंट्स भी क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। बट यहाँ पे देखो अब सुप्रीम कोर्ट को बोला गया कि, सुप्रीम कोर्ट को बोला गया कि तू आप कैलकाटा के हर एक पर्सन के साथ, हर एक इंडिविजुअल के साथ जो है डील कर सकते हो, ट्रायल कर सकते हो, उनकी जो ग्रीवांसेस है उनको एड्रेस कर सकते हो। तो अल्टीमेटली अगर उनको उनके साथ डील करना है तो कौन से एक्ट के अंडर करेंगे, यहाँ पे तो कोई एक्ट बनाया ही नहीं गया था, चाहे ना यहाँ पे कोई क्रिमिनल प्रोसीजर कोड था ना कोई आईपीसी था, तो कैसे आप डील करो। तो यहाँ पे बोला गया इस केस में जो कैलकाटा के इनहेबिटेंट्स थे, बोला उनको डील करने के लिए, दैट मीन्स उनको जो डील किया जाएगा उनके पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग जो है डील किया जाएगा, उनको जो एडमिनिस्टर किया जाएगा अकॉर्डिंग टू देयर पर्सनल लॉ। पर्सनल लॉ का मतलब कि अगर कोई मुस्लिम रिलीजन से है तो उनको अकॉर्डिंग टू देयर मुस्लिम लॉ शरिया के अकॉर्डिंग डील किया जाएगा, अगर कोई क्रिश्चियन है तो उनको क्रिश्चियनिटी के अकॉर्डिंग किया जाएगा, अगर कोई हिंदू है तो उनको हिंदूज के अकॉर्डिंग किया जाएगा, कोई बुद्धिज्म है, बुद्धिस्ट है, तो उनको बुद्धिस्ट के अकॉर्डिंग, दैट मीन जो भी इनहेबिटेंट जिस रिलीजन को फॉलो करता होगा उसको जो एडमिनिस्टर किया जाएगा, उसका जो ट्रायल किया जाएगा उसके पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग, उसके रिलीजियस लॉ के अकॉर्डिंग जो है उसको ट्रायल किया जाएगा, राइट। ये बात क्लियर हाँ हुई? जी। हाँ जी। हाँ, और यहीं पे साथ में बात करी गई, क्योंकि देखो हमने क्या बोला, रेगुलेटिंग एक्ट के अंडर 1773 के अंडर यहाँ पे क्या किया गया था, प्रोविंशियल कोर्ट्स भी एस्टेब्लिश किए गए थे। हाँ जी। अब ये जो प्रोविंशियल कोर्ट जो एस्टेब्लिश किए गए थे, तो मेरे भाई इनका जो डिसीजन जो चैलेंज किया जाता था, पहले सुप्रीम कोर्ट में आप डिसीजन को चैलेंज कर सकते थे, जैसे हमने बोला सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को आप कहां पे चैलेंज करोगे, लंदन में किंग इन काउंसिल में चैलेंज कर सकते थे, वही बात थी। अब यहाँ पे क्या बोला कि ये जो प्रोविंशियल कोर्ट्स है इनके डिसीजन को अब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाएगा, अब इनको कहां पे चैलेंज किया जाएगा, गवर्नर जनरल इन काउंसिल में, मतलब जो गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसमें क्या किया जाएगा, इसको डील किया जाएगा, उसको चैलेंज किया जाएगा, राइट। हाँ जी। तो यहीं पे अब इस गवर्नर जनरल इन काउंसिल को क्या कर दिया गया,
एम्पावर कर सर दिया गया। गवर्नर जनरल इन काउंसिल को एम्पावर क्यों किया गया कि अब ये क्या कर सकती है, गवर्नर जनरल इन काउंसिल जो अब ये फ्रेम कर सकती है क्या, रेगुलेशंस, दैट मीन्स ये फॉर्म कर सकती है, फ्रेम कर सकती है रेगुलेशंस, किसके लिए, फॉर द फंक्शनिंग ऑफ प्रोविंशियल कोड्स एंड प्रोविंशियल कोड्स एंड काउंसिल। ठीक है, तो दैट मीन्स कि ये पावर किसको दे दी, गवर्नर जनरल इन काउंसिल। इतनी बात क्लियर हुई? हाँ जी सर। चलो, तो ये आपके पास दो दो एक्ट। अब फिर से इनकी जो भी चेंजेस, मतलब देखो अब इनमें भी कुछ डिफेक्ट्स रहे होंगे, अमेंडिंग एक्ट के बाद भी कुछ डिफेक्ट्स रहे, तो अब यहाँ पे आएगा नया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। लास्ट हमने किया 1781, अब आ गया 1784। इसका नाम पिट्स इंडिया एक्ट क्यों रखा गया, क्योंकि जब ये एक्ट पास हुआ तो इस टाइम पे ब्रिटेन के पीएम थे विलियम पिट, वाज द पीएम ऑफ ब्रिटेन। ठीक है, अब देखो, अब इन्होंने ये एक्ट जो है वो क्या किया था, विलियम पिट ने ये एक्ट मतलब बिल जो है प्रपोज किया, बाद में ये एक्ट बना। ठीक है, तो इन्होंने जो बिल प्रपोज किया था जिसको नाम दिया था इंडियन बिल, अपनी पार्लियामेंट में एक बिल प्रपोज किया इंडियन बिल, जिसको बाद में नाम दे दिया गया पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, तो ये हुआ था। अब इसका मेन पर्पस क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था, एम क्या था, कि हमें क्या करना है, रिमूव करना है किसको, जो वीकनेसेस है आपके पास, फिर से जो आपके पास वीकनेसेस रह गई हैं किसमें, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में। और साथ ही साथ बोला कि हमें क्या करना है, ब्रिंग करनी है कंपनी की एडमिनिस्ट्रेशन, की सारी कंपनी की एडमिनिस्ट्रेशन अपने अंडर लेके आनी है इन इंडिया। ठीक है, कि हमें कंपनी की एडमिनिस्ट्रेशन जो है इंडिया में वो सारी की सारी किसके कंट्रोल के अंडर लेके आनी है, अंडर द सुप्रीम कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट, सुप्रीम कंट्रोल ऑफ पार्लियामेंट। ब्रिटिश पार्लियामेंट। राइट, तो ये इसका मेन पर्पस था। अब जब देखो हमने बोला कि एक तो वीकनेसेस ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट, और सेकंड जो था कि हमें जो करना है कंपनी की एडमिनिस्ट्रेशन को किसके अंडर लेके आना है, ब्रिटिश पार्लियामेंट के सुप्रीम कंट्रोल के अंडर लेके आना है। तो इस पिट्स इंडिया एक्ट के अंडर जो प्रोविजन इंट्रोड्यूस किए गए, तो सबसे पहले देखो, जो ये कंपनी की एडमिनिस्ट्रेशन को किसके अंडर लेने के लिए, ब्रिटिश पार्लियामेंट के कंट्रोल में लेने के लिए इन्होंने क्या किया, अब जो कंपनी की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी इंडिया में उसको क्या कर दिया, उसको डिस्टिंग्विश कर दिया, मतलब कंपनी के फंक्शंस को डिस्टिंग्विश कर दिया। डिस्टिंग्विश का मतलब कि डिफरेंशिएट कर दिया, अलग अलग कर दिए। डिफरेंशिएट क्या किया, एक उसके पॉलिटिकल फंक्शंस को अलग कर दिया, और जो आपके पास कॉमर्शियल फंक्शंस थे उनको अलग कर दिया। पॉलिटिकल फंक्शंस जो है वो कौन मैनेज करेगा, बोला उसको मैनेज करेगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अब आपको पता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहां पे बैठता था, इंग्लैंड में, हमने अभी बात करी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, सॉरी ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है अभी बात करेंगे इसकी, बट कमर्शियल फंक्शन जो था इसको कौन कंट्रोल करेगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कंट्रोल करेंगे, जिसकी बात हमने बात करी। बट यहाँ पे पॉलिटिकल फंक्शंस मैनेज करने के लिए इन्होंने एक नया बोर्ड जो है वो एस्टेब्लिश किया, जिसको बोला बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, तो इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल में जो थे वो 6 कमिश्नर जो थे इसके मेंबर्स थे, और ये छह के 6 मेंबर जो थे ये अपॉइंटेड थे। एक नया बोर्ड इन्होंने एस्टेब्लिश कर दिया, जिसको बोला ये क्या करेगा, पॉलिटिकल फंक्शंस को कंट्रोल करेगा, तो उसको बोलते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसमें 6 कमिश्नर्स थे, और ये 6 के 6 अपॉइंटेड थे। अपॉइंटेड बाय हुम, अपॉइंटेड बाय ब्रिटिश क्राउन। बोला ब्रिटिश क्राउन के मेंबर जो है, दैट मीन ब्रिटिश क्राउन जो है इनको क्या करेगा, अपॉइंट करेगा। राइट, हाँ जी। तो ये बात याद।
तो अल्टीमेटली अब क्या हो चुका था इंडिया में इसके द्वारा, दैट मीन्स पॉलिटिकल और कमर्शियल फंक्शन जब यहाँ पे डिस्टिंग्विश कर दिए, तो अब यहाँ पे इंडिया में क्या कर दिया इन्होंने, अ फॉर्म ऑफ डबल गवर्नमेंट जो है वो इंट्रोड्यूस कर दी। फॉर्म ऑफ डबल गवर्नमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है, ठीक है। अब इसके थ्रू दैट मीन्स ये जो दो फंक्शंस इन्होंने डिस्टिंग्विश कर दिया, पॉलिटिकल एंड कमर्शियल, तो इसका मेन एम क्या था कंपनी का, पार्लियामेंट का, ये क्या करना चाहते थे, इसके थ्रू ये क्या कर रहे थे, अलाउ कर रहे थे। अलाउ किसको कर रहे थे, कंपनी को। कौन कर रहा था अलाउ, ब्रिटिश पार्लियामेंट। दैट मीन्स इसके थ्रू ब्रिटिश पार्लियामेंट ने क्या कर दिया, कंपनी को अलाउ कर दिया कि वो क्या करे, रूल करे, कहां पे, इंडिया में रूल करे। बट यहां पे बोला कि इस रूल को कंट्रोल कौन करे, वो ये बोर्ड कंट्रोल करे। कि रूल कैसे करना है इसको कंट्रोल कौन करेगा, ये बोर्ड करेगा। और बोर्ड के मेंबर्स कौन होंगे, सारे के सारे अपॉइंटेड होंगे बाय द ब्रिटिश क्राउन। तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं क्राउन का ही रोल था। क्लियर इतना? हाँ जी सर। चलो अब चलते आगे। एक तो ये आया। अब देखो साथ में यहाँ पे क्या चेंजेस किए गए, चेंजेस क्या की गई विद रिस्पेक्ट टू कंपनीज गवर्नेंस इन इंडिया। क्या चेंजेस यहाँ पे किए गए, यहाँ पे क्या बोला गया कि जो नंबर ऑफ मेंबर जो थे इन द गवर्नर जनरल इन काउंसिल कितने थे ओरिजिनली, 5। 5 से रिड्यूस होके कितने हो गए, 3 कर दिए। मतलब एक तो हो गया आपके पास गवर्नर जनरल और 2 अदर मेंबर्स हो गए। ठीक है, सेकंड यहाँ पे क्या बोला कि मतलब अब ये जो गवर्नर जनरल इन काउंसिल है इसकी पावर्स को हम एक्सटेंड कर रहे हैं। इन काउंसिल की पावर्स को क्या किया जा रहा है, एक्सटेंड किया जा रहा है। एक्सटेंड किस पे किया जा रहा है, टू द सबऑर्डिनेट प्रेसिडेंसीज, दैट मींस मद्रास एंड बॉम्बे। कि बोला मद्रास एंड बॉम्बे पे जो सबऑर्डिनेट प्रेसिडेंसी है क्यों एक्सटेंड कर रहे हैं कि अब इनके मैटर में अगर कोई भी वॉर से रिलेटेड, कोई भी पीस से रिलेटेड, कोई भी डिप्लोमेटिक रिलेशंस हो गया, अगर कोई भी डिसीजन लेना होगा इनके रिलेशन में तो वो कौन लेगा, वो गवर्नर जनरल इन काउंसिल लेगी। राइट, हाँ जी। अब वहीं पे साथ में क्या बोला कि ये जो गवर्नर इन जनरल काउंसिल है ना, इसको क्या बोल दिया कि अब आप खुद भी डिसीजन नहीं ले सकते। बोला आप भी एज अ सबऑर्डिनेट ही काम करोगे इंडिया में। एज अ सबऑर्डिनेट किसके काम करोगे आप, ब्रिटिश गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट काम करोगे। तो अल्टीमेटली अगर आपको कोई भी डिसीजन लेना है विद रिस्पेक्ट टू वॉर कि आपको वॉर डिक्लेयर करनी है या नहीं करनी है, तो वो आपको किससे परमिशन लेनी पड़ेगी, दैट मीन्स आपको पहले प्रायर सैंक्शंस लेने पड़ेंगे किसके, ब्रिटिश गवर्नमेंट के, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट इंग्लैंड में बैठी है। तो ये बात बोल दी गई। क्लियर? हाँ जी सर। साथ में इन्होंने क्या बोला, इसी एक्ट के अंदर यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक नॉन इंटरवेंशन पॉलिसी जो है वो इंट्रोड्यूस कर दी, पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन। नॉन इंटरवेंशन पॉलिसी के अंदर क्या बोला गया, दैट मीन्स यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया कंपनी को। कंपनी को क्या रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया कि बोला अब जो है आप क्या नहीं करोगे, किसी भी इंडियन प्रिंसली स्टेट जो है, जो इंडिया के राजा जो है, मतलब ये जो
प्रिंसली स्टेट्स है, आप इनमें इंटरवेंशन नहीं करोगे, ठीक है। इंडियन प्रिंसली स्टेट्स के अफेयर्स में, चाहे वो पॉलिटिकल अफेयर्स है, चाहे वो इकोनॉमिकली अफेयर है, हम आपको सीधी सी बात बोल रहे हैं कि आपने इंटरवीन नहीं करना है, बिना मतलब से नहीं बीच में अपनी टांग अड़ानी है, सीधी सी बात कि आपका मेन पर्पस है आपने ट्रेड करना, आप ट्रेड करो, आपको बिना मतलब से किसी के काम में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। ये बात सीधी सी इन्होंने बात कर दी, राइट। इतनी बात क्लियर हुई? साहिल, इतना क्लियर हुआ? हाँ जी सर। ठीक है। तो यहां पे देखो अब इन्होंने क्या बोला, तो अल्टीमेटली इस एक्ट के थ्रू अब ब्रिटिश गवर्नमेंट, दैट मीन इस एक्ट के थ्रू अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या कर लिया, सुप्रीम कंट्रोल जो है वो एस्टेब्लिश कर लिया। सुप्रीम कंट्रोल एस्टेब्लिश कर लिया किस पे, ऑन द कंपनीज अफेयर इन इंडिया, मतलब कंपनी के अफेयर्स पे सुप्रीम कंट्रोल अब किसका हो चुका था, ब्रिटिश गवर्नमेंट का हो चुका था, जो कंपनी क्या कर रही थी, अफेयर्स कर रही थी इंडिया में, राइट। दैट मीन जो एडमिनिस्ट्रेशन की जा रही थी बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। तो अब हम क्या बोल सकते हैं, तो जब ये एक्ट आया, कौन सा एक्ट आया, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, तो फर्स्ट टाइम वी कैन से कि फर्स्ट टाइम यहां पे क्या हुआ कि जो कंपनी की टेरिटरीज थी, किसकी टेरिटरीज, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो टेरिटरीज थी इंडिया में, दैट मीन जिन पे भी ये एडमिनिस्ट्रेशन करती थी, जो भी इनकी प्रोविंसेस थी, ठीक है, अब वो किसका सब्जेक्ट बन चुकी थी, सब्जेक्ट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट का सब्जेक्ट बन चुकी थी। तो फर्स्ट टाइम क्या बोला गया यहाँ पे, कंपनी की टेरिटरी जो थी इंडिया में, उनको किस नाम से बोला गया, ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि अंडर विच एक्ट कंपनीज टेरिटरीज इन इंडिया फर्स्ट टाइम कॉल्ड एज द ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया। ये ब्रिटिश पोजेशन है इंडिया में, कि ब्रिटिश पोजेशन है इंडिया की, इंडिया में, ठीक है। तो वो कौन से एक्ट के अंडर बोला गया, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। चले, हाँ इतना जी सर। क्लियर? हाँ जी। अब लास्ट एक्ट करेंगे आज का, जिसका नाम था एक्ट ऑफ 1786, ठीक है। इस हाँ जी। टाइम पे भी देखो ब्रिटेन के जो पीएम थे, ब्रिटेन के पीएम थे विलियम पिट। अब पिट भाई साहब ने अप्रोच किया एक पर्सन को जिनका नाम था कॉर्नवालिस। अब कॉर्नवालिस को इन्होंने अप्रोच किया एंड दे सेड, कॉर्नवालिस को क्या बोला कि यार तू इंडिया में जा और तेरे को मैं गवर्नर जनरल बना देता हूँ, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना देते हैं, और वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन कर और इंडिया के अफेयर्स को मैनेज कर, राइट। यहाँ पे पिट भाई साहब ने जब ये बात बोली, तो ये थोड़ा सा गवर्नर जनरल, ये जो कॉर्नवालिस था, ये भी थोड़ा सा शातिर दिमाग का बंदा था। तो इसने बोला मेरे को कोई दिक्कत नहीं है सर, मैं एग्री करता हूँ, आपने मेरे को इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी, मैं नहीं ठुकराऊंगा, मैं बेवकूफ नहीं हूँ। बट मैं क्या चाहता हूँ कि गवर्नर जनरल के साथ साथ जो आपके पास कमांडर इन चीफ की जो पावर है, दैट मीन CNC, शॉर्ट फॉर्म में लिखो तो, जो कमांडर इन चीफ की जो पावर है वो भी किसके, मेरे पास ही होनी चाहिए, कि दोनों पावर जो है मेरे पास होनी चाहिए, मेरे, मैं ही कमांडर इन चीफ भी होऊंगा, मैं ही गवर्नर जनरल भी होऊंगा। अब देखो ऐसे क्यों, क्योंकि कमांडर इन चीफ जो था वो मिलिट्री का हेड था, वॉर का हेड था। बोला यहाँ पे मैं ही डिसाइड करूंगा कि वॉर कौन करेगा, मेरे को किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है कि वॉर करनी है कि नहीं करनी है। जो आपने इतनी रेस्ट्रिक्शन लगा के रखी है गवर्नर जनरल की, तो मैं आपका पपेट बन के नहीं जाऊंगा, मैं अपने अकॉर्डिंग काम करूंगा। तो जो इसने कॉर्नवालिस ने डिमांड रखी थी गवर्नर जनरल बनने से पहले, तो उसी डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए ये एक्ट यहाँ पे आया था, एक्ट ऑफ 1786, ठीक है। अब इस एक्ट के अंडर क्या किया गया, अब जो ऑफिस थे, ऑफिस ऑफ द गवर्नर जनरल एंड द कमांडर इन चीफ,
दोनों को यूनाइट कर दिया गया, वर यूनाइटेड टू सेम पर्सन, मतलब एक ही पर्सन जो था अब दोनों ऑफिस को क्या कर रहा था, होल्ड कर रहा था। ठीक है, हाँ जी, और साथ ही साथ देखो मैंने क्या बोला कि कॉर्नवालिस ने सीधी सी बात बोली कि वॉर किसके साथ करना है किसके साथ नहीं करना है वो मैं डिसाइड करूंगा, कोई और डिसाइड नहीं करेगा। तो इसी एक्ट के अंडर यहाँ पे गवर्नर जनरल को एक और एम्पावर कर दिया कि ये क्या कर सकता है, गवर्नर जनरल अब ओवरराइड कर सकता है किसके डिसीजन को, ओवरराइड कर सकता है द डिसीजन ऑफ हिज मेजॉरिटी काउंसिल, सॉरी हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जो मेजॉरिटी से डिसीजन लिया गया इसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल का, इन रिगार्डिंग द मैटर ऑफ वॉर एंड पीस, वॉर एंड पीस के मैटर में जो भी मेजॉरिटी से डिसीजन लिया जाएगा एग्जीक्यूटिव काउंसिल को, अगर गवर्नर जनरल को वो पसंद नहीं होगा तो गवर्नर जनरल जो है उसको ओवरराइड भी कर सकता है, मतलब उसके बाहर जाके भी डिसीजन ले सकता है, ये पावर भी इसको दे दी गई। तो इसका मेन पर्पस ये था एक्ट ऑफ 1786 की, जो कॉर्नवालिस ने अपनी डिमांड्स रखी थी उसको फुलफिल करने के लिए तो ये एक्ट आया था। तो ये बात याद रखना। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन होगा कि कौन से एक्ट के अंडर जो है ऑफिस ऑफ गवर्नर जनरल एंड कमांडर इन चीफ जो थे वो यूनाइट कर दिए गए थे, तो वो एक्ट ऑफ 1786 थे, और फर्स्ट जो थे लॉर्ड कॉर्नवालिस थे जिन्होंने दोनों पोस्ट अज्यूम की थी, गवर्नर जनरल एज वेल एज कमांडर इन चीफ। साथ ही साथ इसी एक्ट के अंडर जो है गवर्नर जनरल को एक पावर दे दी गई कि वो क्या कर सकता है, अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के डिसीजन को ओवरराइड कर सकता है ओनली इन द मैटर ऑफ वॉर एंड पीस, अगर वो डिसीजन उसको पसंद नहीं है। राइट, तो ये था आपके पास एक्ट ऑफ 1786। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे एक्ट ऑफ 1793, दैट मींस अब चार्टर एक्ट स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो चार्टर एक्ट का मतलब यहाँ पे क्या रखना, चार्टर का मतलब ये एक्ट डील करेंगे विद द ट्रेड प्रिविलेजेस ऑफ द कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रेड प्रिविलेजेस यहाँ पे एक्सटेंड की जाएंगी, एक्सटेंड की भी जा सकती है नहीं भी की जा सकती है, अगर एक्सटेंड होगी तो वो 20 साल के लिए होगी, फिर 20 साल के बाद फिर से आपको एक नया चार्टर एक्ट देखने को मिलेगा। राइट, तो ये सारी चीजें हम नेक्स्ट वाली लेक्चर में करेंगे। ठीक है, समझ में आया इतना? हाँ जी सर। चलो ठीक, थैंक यू सर नोट्स मिल जाएंगे इसके? हाँ मैं ऐसा करूंगा पीडीएफ भेज दूंगा आपको ना, पीडीएफ बना के अच्छा, फिर वो आपको सेंड कर दूंगा शाम तक। आप बोल रहे भाई सुबह तक कोई और बिजी हूँ। अच्छा अच्छा अभी मेरा एक फ्रेंड आ रहा है ना 1 बजे तक, तो फिर उसके बाद मैं कर दूंगा। अच्छा, जैसे कोई और क्लास भी करनी है